संगम नगरी प्रयागराज में है और इस समय कॉफ़ी हाउस में है। यहाँ पर जो है अगर बात की जाए कॉफ़ी हाउस की तो जो पुराने कवि थे ये इन स्थानों पर यहाँ पर ख़ास तौर से कॉफ़ी हाउस में आते थे और जो हमारी पुरातन संस्कृति है इस कॉफ़ी हाउस से जुड़ी हुई है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की तो यहाँ प्रयागराज से तीन प्रधानमंत्री यहाँ से बने हैं। ऐसे में अगर पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी की अगर बात की जाए तो उनके जो पौत्र हैं वो हमारे साथ हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार जो है पीएम मोदी का डंका किस तरह से बजेगा, आइए हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव की उनकी क्या रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और क्या कहेंगे? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया। और जब से मोदी जी आए हैं उसी समय हम लोग भी वयस्क हुए तो हमारे समाज के बहुत से लोगों का परिवार के आधार पर ये कहने का हुआ कि आप इलेक्शन के माध्यम से समाज सेवा करें। समाज सेवा के लिए हमने एक बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन और उसी का हिंदी रूपांतरण बेहतर दुनिया नाम की संस्था बनाई थी जो मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी। मेरा विचार है कि उचित शिक्षा से ही समाज का समस्याएं कम हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनज़र एक माध्यम है राजनीति समाज सेवा करने का, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और इसलिए इसमें रणनीति ये है कि सबसे पहले आप पूरे क्षेत्र को जानें, पूरे क्षेत्र को जानिए और वहाँ के लोगों को पहचानिए। अगर आप लोगों को जानेंगे तो लोग आपको खुद ही रास्ता बताते रहेंगे कि क्या करना है। तो अभी हमारा इस समय भ्रमण चल रहा है मुख्यतः जमुना पार में, और जमुना पार से जब ग्राम समाज के लोग जिनको कि हम लोग नहीं पूछते हैं, ज़्यादा मात्रा में वहाँ तक लोग नहीं जाते हैं, जब वहाँ के लोगों से आप मुख्यतः मिल करके एक नेटवर्क अपना बना लेंगे, वहाँ की समस्याओं को जान जाएंगे और वहाँ की समस्याओं के समाधान के बारे में भी कुछ आपके पास आइडिया होगा, तब स्वतः आप जो है इस इलेक्शन के लायक हो जाएंगे। जिसके लिए मोदी जी सक्षम हैं, वो हमें टिकट देंगे नहीं देंगे वो डिसाइड करेंगे। हमारा काम है जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में लोगों को अपने बारे में बता करके अपने तरीके से किस तरह से उनकी समस्याएं दूर हो सकती है उसके बारे में चर्चा करना। जी, बीपी सिंह जी को राजा मांडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी ये लोकसभा का संसदीय क्षेत्र रहा है। कितना बेनिफिट आपको आपके बाबा जी के माध्यम से जो बीपी सिंह जी थे और लाल बहादुर शास्त्री से उनकी निकटता थी, तो इसमें आपको कितना सकारात्मक आपको इसमें पॉजिटिविटी दिखती है? इसमें पहली पॉजिटिविटी तो ये है कि हमसे लोग मिल लेते हैं बाबा के नाम पर, और नेगेटिविटी ये है कि हम उनके बराबर कतई नहीं हैं, लाल बहादुर जी के बराबर नहीं हैं और अपने बाबा के बराबर भी नहीं हैं। तो अगर उनसे कंपेयर किया जाएगा तो हम हमेशा कम आके जाएंगे। मांडा बब्बा का कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 11 महीने का प्रधानमंत्री काल रहा, और उसमें कई विवादास्पद निर्णय लेने पड़ गए उस समय की ज़रूरतों के आधार पर। उसको लेकर के बहुत लोगों के मन में संदेह है, मगर मेरा ये कहना है कि आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से हम लोगों को रास्ता दिखाया हुआ है, उस आधार पर अगर हम लोग 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करें और समाज की बात करें आज, न कि इतिहास की बात करें, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। लोगों से मिलने में आसानी रहती है, लोगों को अपनी बात समझाने के लिए लोग सुन लेते हैं, और इसीलिए हम लोग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम लोग अपने इस पद का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें समाज सेवा में। जी, आपके रगों में जो है बीपी सिंह जी का खून है जो प्रधानमंत्री थे, और ऐसे में खून कहीं ना कहीं एक उबाल मारता है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में अगर आप आएंगे तो हमारा ये एक सवाल है कि कितना आपको श्रेय लाल बहादुर शास्त्री जी का और बीपी सिंह का बैकग्राउंड का कितना लाभ आपको लोकसभा चुनाव में मिलेगा? हमें जितना हम क्षेत्र में गए हुए हैं उसके आधार पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले उन्हीं का मिलता है, फिर हमारे काम की तुलना होती है कि हम क्या कर पा रहे हैं। तो एक तरह से यदि हम जीत हासिल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 50% उनका और 50% मोदी जी का हाथ इसमें रहेगा। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी 2024 लोकसभा चुनाव में? आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? इलेक्शन लड़ने की कि इलेक्शन के बाद की? इलेक्शन में क्या इस बार मतलब क्या एजेंडा दिमाग में रहेगा क्षेत्र के लिए जो है? इलेक्शन के 2 एजेंडे होते हैं। एक तो पार्टी तय करती है, जो आदरणीय मोदी जी ने तय कर दिया है, पार्टी ने हमारे तय कर दिया है। लेकिन उसके अलावा हमारा जो व्यक्तिगत विचार है वो मुख्यतः युवाओं की समस्याओं पे फोकस्ड है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। युवाओं की समस्याओं में बेरोजगारी की समस्या, काम न मिल पाने की समस्या, एक ऐसी विचारधारा कि कोई काम छोटा या बड़ा है, जैसे मोदी जी ने ये कहा कि पकौड़ा तल लिया जाए,
इसमें कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग कॉफ़ी हाउस के सामने खड़े हुए हैं, कहाँ से शुरू हुआ था। इसलिए स्वरोजगार के प्रति फोकस हम अपने बच्चों का डालें, इस पे मेरा मुख्य फोकस रहेगा। दूसरे नंबर पर हमारे किसान बेस्ड जो इकॉनमी है हमारे जमुना पार की ख़ास तौर से, उसमें हम लोगों को जो है किसानी को बेहतर कर देना है, कृषि को बेहतर कर देना है, इस पे फोकस रहेगा, जिसके के लिए हम 2 मुहिम को लेकर के मुख्यतः चल रहे हैं इस समय। और वो है एक कि हमारे जमुना पार में चीनी मिल होना चाहिए, जिससे कि हम गन्ने में अपने खेतों को कन्वर्ट कर सकेंगे और इससे हमारे किसान लाभान्वित हो सकेंगे। दूसरा, पेपर मिल की हमारी डिमांड है, जिस पेपर मिल के लिए जो है बहुत सारे लोग सामाजिक वानिकी का श्रेय ले सकेंगे और जो लोग बच्चे लोग बाहर आज चले गए हैं कामकाज के तलाश में, उनके खेतों में भी इनकम होने लग जाएगी। ये मुख्य विषय है। इसके बाद फिर हम लोग शिक्षा पे आते हैं, जिस पे कि आदरणीय योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हम जो सहयोग दे सकेंगे उससे हमें गाइडेंस मिलता रहेगा योगी जी का, और हम लोग करते रहेंगे। जिस तरह से सरकार माफियाओं के लिए कार्य कर रही है और अतीक उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से अतीक और उनके गैंग का फिर से नाम आया और कार्रवाई भी हुई, लोगों का मकान भी ज़मींदोज़ हो रहा है, क्या कहेंगे सरकार जो है जो विकास के तहत जो विकास पर जो कार्य कर रही है, उसके बाद जो माफियाओं पे कार्य कर रही है, कितना बेस्ट मानते हैं योगी जी की इस पॉलिसी को? माफिया लोग जो थे वो विकास में बाधक थे, तो जब तक बाधाओं को हटाया नहीं जाएगा विकास मिलेगा नहीं। तो योगी जी की यह पॉलिसी 100% 100% सही है। प्रयागराज में 4 मंत्री और यहाँ पे प्रयागराज को ज़्यादा वैल्यू दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो मानते हैं कि प्रयागराज की जो धरती है और लोकसभा का चुनाव आप इलाहाबाद संसदीय का लड़ेंगे, अगर टिकट मिलता है तो कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को ज़्यादा तरजीह बीजेपी सरकार में दी जाती है? चैलेंज इसमें कोई नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। कोई चैलेंज नहीं, मतलब कोई प्रतिद्वंदी मानते नहीं कि कोई प्रतिद्वंदी से आपकी टक्कर होगी? वो पार्टी तय करेगी, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर वो ये काम कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। चीनी मिल बनाना है, आप बना दीजिए, इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, इसमें सहभागिता है, वो और हम साथी हैं। फिर बात अलग है कि हम में किसी एक को टिकट मिलेगा। प्रयागराज को एक सांसद तो मिलेगा ही मिलेगा, कौन मिलेगा ये प्रयागराज की जनता तय करेगी। तो ये हमारे साथ जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजा मांडा के नाम से फेमस थे और पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी जो राजा मांडा थे, और ऐसे में ये इनके पपौत्र हैं और 2024 लोकसभा का जो इस बार का जो इलेक्शन है वो इस रण में रहेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि पीएम मोदी का अगर इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये पीएम मोदी को अपना जो है आदर्श मानते हैं, तो ऐसे में अगर मोदी जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त रहा तो वो दिन दूर नहीं जो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता इन्हें अपना प्यार दुलार देगी। और युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है। इनका मानना है कि जो युवा यहां से पलायन करते हैं उस पर एक रोक लगाने का काम करेंगे। जो व्यवसाय हैं, जो बंद फैक्ट्रियां हैं, जो नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में जो सरकार ने आने वाले समय में वायदा भी किया था, तो ऐसे में यहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये घर घर जा रहे हैं। साथ में जो इनकी जो समाज सेवी जो संस्था है उसके माध्यम से भी ये लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। और सीएम योगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहा रहे हैं उसका भी इन्होंने सराहना किया है। और इनका मानना है अगर इन्हें मौका मिलता है पीएम मोदी के तरफ से और ख़ास तौर से बीजेपी के बैनर तले, तो 2024 लोकसभा का चुनाव ये इलाहाबाद से लड़ने की तैयारी करेंगे। HNN न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी सनी केसरी के साथ पवन देव।